माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है, लो बेटा वो बॉक्स दो। ये हमारे पास है एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, सही है। ठीक है, ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, इससे हम किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करते हैं। ये क्या है? स्फीयर। अगर हम इतना बड़ा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बना लें कि बीच में अर्थ फिक्स हो जाए तो उसका भी वॉल्यूम हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन अर्थ जो एक स्फेरिकल बॉडी है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे आके फिट अगर हो जाएगा तो उसका भी वॉल्यूम इससे हम मालूम। तो सबसे पहली बात, हम जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है ताकि हम किसी भी स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम मालूम कर सकें। ये एक स्फेरिकल बॉडी है, हम इसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे इसकी मदद से। मकसद पता लग गया इसका। तो बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वी कैन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। सही है ना? किसी भी स्फेरिकल बॉडी का हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं किसकी मदद से? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से। सही। अभी ज़रा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो यू की तरह बना हुआ है, यू की तरह है, ये यू शेप फ्रेम मेटल का बना हुआ, तो ये क्या कहलाता है? इसका यू शेप फ्रेम कहलाता है। जब भी हम इसको कैच करते हैं, कैरी करते हैं, तो हम इसको यू शेप फ्रेम से पकड़ते हैं। अब आपको यहाँ पर एक स्केल नज़र आ रहा होगा, कैलिब्रेशन नज़र आ रही है। ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्केलिंग हुई हुई है, आ रहा है नज़र? आप लोग भी देख लो भाई, आ रहा है नज़र? हाँ, इधर देख लो, यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लिखा हुआ? अभी देख लेना यहाँ पे। तो ये वाला जो स्केल है इसका, ये इसका क्या कहलाता है? मेन स्केल। और ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी टाइप का है जो इस पर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ये ड्रम टाइप का है, इसको हम ड्रम स्केल भी बोलते हैं। ये सर्कुलर टाइप का है तो इसको हम सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है थिम्बल। क्या नाम होता है बेटा? तो ड्रम स्केल भी यही है, सर्कुलर स्केल भी यही है, और थिम्बल भी। तो इसमें दो स्केल हो गए, पहला, दूसरा। ड्रम स्केल, सर्कुलर स्केल, या नाम क्या है? थिम्बल। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें से एक क्या होता है? एनविल और एक स्टड, एक फिक्स्ड है और एक मूवेबल है, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो वाला दो एंड है इसके, एक फिक्स्ड है, दो रॉड नज़र आ रहे होंगे, एक ये और एक ये। इसमें से एक एनविल कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? स्टड। क्या कहलाता है? एनविल, ANVIL, और दूसरा STUD, स्टड। जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखिए, एक रॉड जो है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है। नज़र आ रहा है मूव होते हुए या नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आपको स्क्रू टाइप का नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये जो आपके पास कहलाता है एंड वाला जो पॉइंट है, एंड टर्मिनल है, इसको हम बोलते हैं रैशिट। क्या बोलते हैं बेटा? एक होता है रैकेट, रैकेट नहीं है, ये क्या है? रैशिट, RATCHET, रैशिट। आगे बात समझ में। ये वाला जो रैशिट होता है इसका क्या मकसद होता है ये भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में। या आपने स्फीयर लिया, अब हम इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है इस स्फीयर का तो आपको किस तरीके से जो है वो इसको असेंबल करना पड़ेगा, किस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। तो आपने ये स्फेरिकल बॉडी ली और स्फेरिकल बॉडी को लेने के बाद आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है।
और लगाने के बाद आपने इसको आसानी से यहाँ पे इसको घुमाते रहेंगे, आगे की तरफ बढ़ रहा है एक रॉड। ये बढ़ते 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 क्या होगा, जैसे ही हल्का सा बिल्कुल माइनर सा इस स्फीयर से, देखिए अभी आपको गैप नज़र आ रहा होगा, आपको गैप नज़र आ रहा है स्फीयर और रॉड के दरमियान, नज़र आ रहा है, रेज ऑफ लाइट पार होते हुए नज़र आ रही होगी, वहाँ से गैप नज़र आ रहा होगा, सबको नज़र आ रहा है स्फीयर और रॉड के दरमियान। हाँ बेटा आ रहे हैं ना। अब ये जो गैप बाकी है, जब हम इसको घुमाएंगे तो ये गैप क्या हो जाएगा, फिल हो गया, तो ये इसको कैरी कर लेगा, सही है। इसको मैं और भी घुमा सकता हूँ पकड़कर, लेकिन जब इसको और घुमाया जाएगा तो इस वाले सिस्टम में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ज़ीरो एरर। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ज़ीरो एरर प्रोड्यूस ना हो, इसीलिए हम इस वाले एंड का इस्तेमाल करते हैं रैशिट का। जब आप रैशिट घुमाते हैं तो आपको साउंड सुनाई देता है, ठीक है ना। ये फ़ैन बंद करो थोड़ी देर के लिए, ऊपर वाला, ऊपर सही है। जब हम इसको रोटेशन प्रोड्यूस करवाते हैं, मैंने आपको ये बताया कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है, जब इस एनविल और स्टड के दरमियान ये क्या होता है, टाई हो जाता है माइनर सा, तो हम सर्कुलर स्केल को नहीं घुमाते हैं, हम किससे घुमाते हैं, इस रैशिट को। जब रैशिट को घुमाते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हम इतनी मरतबा घुमाएंगे कि ये 2 से 3 मरतबा साउंड प्रोड्यूस कर दे बस, ठीक है ना। अब ऐसा ना हो इसके पीछे लगे हुए हैं, इसी से खेलने के बार बार साउंड ही प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। और सुनिएगा, शायद आप लोग आवाज़ आए, ठीक है, आवाज़ आई, एक मरतबा और कर लिया, आवाज़ आई, तो बस ये होता है इस रीडिंग को लॉक करने का तरीका। मैं इसको भी पकड़ के घुमा सकता हूँ, ये घूम भी जाएगा, लेकिन क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ज़ीरो एरर, सही है। तो ये हमने क्या कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक हमारे पास लॉक लगा हुआ है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकता है, ठीक है। इसको अगर आप इस तरफ रोटेट कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसकी रीडिंग जो है वो लॉक और अनलॉक करने के लिए है, हम इस वाले की का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से हम अपने रीडिंग को लॉक करने के लिए वर्नियर कैलिपर में स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम अपनी रीडिंग को लॉक करने के लिए की का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास की है, ठीक है ना। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आप इसको मूव करवा सकते हैं। इस तरफ इसकी रीडिंग लॉक हो जाती है, और जब हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारी रीडिंग लॉक रहे। अब हमने ऐसे कर दिया, स्फीयर लगा दिया, ठीक है ना। आपने इसको रख कर कुछ लिखना स्टार्ट किया, आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना स्टार्ट की, इतने में स्क्रू गिर गया, या जो आपका स्क्रू कह रहा हूँ, जो स्फीयर है वो वहाँ से ड्रॉप हो गया। अगर स्फीयर ड्रॉप भी हो गया तब भी आपकी रीडिंग क्या रहेगी, लॉक रहेगी, आपको दोबारा से इस काम को करना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई है सारी। तो हमारा जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप फ्रेम, ठीक है ना, हैविंग एन एनविल, हैविंग अ रॉड, ठीक है ना, हैविंग अ पेयर ऑफ रॉड, वन ऑफ देम इज कॉल्ड द एनविल एंड द अनदर इज कॉल्ड द स्टड, ठीक है। वाइल इन बिटवीन द एनविल एंड स्टड द स्फीयर कैन बी टाई, स्फीयर को हम क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं, टाई कर सकते हैं, फंसा सकते हैं, ठीक है। Right after the U-shape frame, there is another scale that is called the main scale. Main scale having calibrations like that, the divisions are calibrated in terms of centimeter or millimeter. इसमें जो नंबर्स की जो कैलिब्रेशन है, चूँकि मेन स्केल है ना, मेन स्केल में हमेशा हम डिवीजन्स या जो आपकी जो यूनिट्स होते हैं वो किस में लेते हैं हम, या तो सेंटीमीटर में या तो मिलीमीटर में। 10 मिलीमीटर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही बोलेंगे। तो जब 10 छोटे छोटे लाइन हम काउंट करेंगे, ठीक है ना, तो एक हमें बड़ी लाइन मिल रही होगी, उस लाइन पे क्या लिखा हुआ होगा, 1 सेंटीमीटर,
तो जो हमारा मेन स्केल है इसमें या तो मिलीमीटर में यूनिट होगा या तो सेंटीमीटर में। मेन स्केल के फौरन बाद क्या आ जाता है, राइट आफ्टर द मेन स्केल देयर इज अनदर स्केल विच इज सर्कुलर इन शेप, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर स्केल और द ड्रम स्केल बिकॉज इट्स शेप is like a drum, that is why it is called the drum scale, and the another name of the circular scale and the drum scale that is called thimble। बात समझ में आ गई ये भी। and in the end there is another source or there is another end of the micrometer screw gauge that is called the ratchet, उसको हम क्या बोलते हैं, ratchet बोलते हैं। बात समझ में आ गई ये सारी, हैंडल करने का तरीका समझ में आ गया, की का भी तरीका समझ में आ गया, की का मकसद समझ में आ गया, किसी को मसला नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको अपनी एक रीडिंग ले ली है, इसको मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ और रखने के बाद जो है अब हम इसमें से जो इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है हम वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग फार्मूला अगर देखें कि भाई इसका वर्किंग फार्मूला क्या है, कोई बच्चा भी आगे पीछे ना देखते हुए नजर आए। वर्किंग फार्मूला सही है, क्या मालूम करते हैं इसे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या बोलते हैं बेटा, ये होता है पाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका फार्मूला है, इसका फॉर्मूला बेटा ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर चाहे ठीक है ना बिल्कुल माइनर सा हो या स्फीयर चाहे किसी प्लैनेट का हो, ठीक है ना, जैसे अर्थ, हमारे पास साइन में तो अर्थ भी क्या है, एक इलेप्सॉइडल इन शेप बॉडी है, स्फेरिकल इन शेप बॉडी है, हमारे पास साइन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल बॉडी। तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम मालूम करते हैं और उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बॉडी। आर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। बात समझ में आ गई सबको ये। तो आखिर आर हम कैसे निकालेंगे, 4/3 इज अ कांस्टेंट टर्म, पाई इज कॉल्ड दी 3.142 और 22/7, बट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें पूरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। हम पूरा एक ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो ड्रॉ करते हैं और उसके बाद सारी रीडिंग लेते हैं। उसमें मेन स्केल की रीडिंग होती है, उसमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है, उसमें फिर फ्रैक्शनल पार्ट होता है और उसके बाद उसमें फिर टोटल डायमीटर होता है। चूँकि डायरेक्ट हम डायमीटर निकालेंगे और डायमीटर निकालने के बाद हम मीन डायमीटर निकालते हैं और मीन डायमीटर निकालने के बाद उसको हम 3 से डिवाइड करवा देते हैं। चूँकि नंबर ऑफ रीडिंग 3 होती है तो उससे हम मीन डायमीटर निकालते हैं और मीन डायमीटर निकालने के बाद हम वहाँ से क्या निकाल लेते हैं, रेडियस, जैसे लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, सही है ना। तो ज़रा ऑब्जर्वेशन टेबल हम ज़रा देखते हैं इसमें। ये हमारे पास जो है बेटा एक कॉलम है हमारे पास सीरियल नंबर, सही। एक कॉलम हमारे पास किसका होता है बेटा, मेन स्केल रीडिंग। ये हम किस में लेते हैं बेटा, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों लेते हैं, चूँकि हम प्रैक्टिकल को जो परफॉर्म करते हैं वो एक ख़ास सिस्टम ऑफ यूनिट में परफॉर्म करते हैं और उसका नाम क्या होता है, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड वाला सिस्टम, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बड़े पैमाने पे करने जाते हैं, इंडस्ट्रियल पैमाने पे करने जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले एक लेबॉर्ट्रिकल मेथड के ज़रिए उसको देखा जाता है कि आया कि वो बात सही है, सही भी है या नहीं। तो लेबॉर्ट्री में जो चीज़ें होती हैं वो कम मैग्नीट्यूड में होती हैं, उसकी मिकदार कम होती है। तो एक मीटर भी एक यूनिट है लेंथ की, सेंटीमीटर भी, तो सेंटीमीटर कम होता है, मीटर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, 9 में भी प्रैक्टिकल्स किए होंगे, ठीक है ना, मिक्सचर वाला या सेपरेशन वाला, ठीक है। तो उसमें पोटैश एलम की जो मिकदार है वो बहुत कम आती है। मिक्सचर वाला प्रैक्टिकल याद है ना, या सेपरेशन जिसको हम बोलते हैं, आयरन फिलिंग्स को सेपरेट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो जो पोटैश एलम का जो मिक्सचर होता है, ठीक है ना, उसको फिर हम चाइना डिश में डाल के जो है वो बॉयल करते हैं तो वाटर जो है वेपराइज हो जाता है,
उसके अंदर जो लेयर बचती है वो एलएम की बचती है, फिर उसका मास मालूम करते हैं तो मास बहुत कम होता है, मिलीग्राम के अंदर आ रहा होता है, ऐसे ही है ना, याद होगा। तो वो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो 5 किलो पोटैश एलम आपके पास बच गया। तो 5 किलो पोटैश एलम बचाने के लिए आपको उसमें वाटर की जो मिकदार होगी या क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। आपके पास प्रैक्टिकल करने का टाइम है वो 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, तो 1.5 घंटे में आप इतना बड़ा काम कैसे करेंगे। उसके लिए तो आपको पूरा दिन चाहिए उसको वेपराइज करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए लेबॉर्ट्री में जो हम काम करते हैं वो किस में करते हैं, CGS सिस्टम में, यानी कि छोटे सिस्टम ऑफ यूनिट में, स्मॉलेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, CGS सिस्टम। इसीलिए हम लेंथ की यूनिट क्या लेते हैं बेटा, सेंटीमीटर, और मास की यूनिट क्या लेते हैं, ग्राम, और टाइम की यूनिट क्या लेते हैं, सेकेंड। तो इसीलिए हम यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग किस में ले रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर के बाद इसके बाद क्या हो जाएगा, चूंकि वर्नियर स्केल में क्या था, वर्नियर स्केल रीडिंग थी, इसमें क्या है सर्कुलर स्केल, तो हम क्या लिखेंगे, CSR के माने क्या हुआ बेटा, वर्नियर स्केल की रीडिंग हमने किस में ली थी, डिविजन्स में, और यहाँ पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी किस में होगी। अब ये बात याद रहे कि जो हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है उसमें सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन जो होते हैं वो 50 वाले भी होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 50 तक भी जाता है और 0 से लेकर के 100 तक भी जाता है। सही, सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन्स 2 किस्म के आपके पास हो सकते हैं आपके लैब में, या तो वो 0 से स्टार्ट होकर 50 तक जाएगा, या तो वो 0 से स्टार्ट होकर 100 तक जाएगा। दोनों ही सूत्रों में लीस्ट काउंट सेम होता है, इस चीज़ को भी हम नोट करेंगे, देखेंगे, सही है ना। ये हो गया सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग के बाद क्या आएगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट, और ये किसके बराबर बताया था मैंने, क्या बताया था, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट तो अभी हमने इसका निकाला नहीं, क्या इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर का हम लोगों ने निकाला था 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, सही है। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के बाद क्या निकालते हैं, टोटल डायमीटर या टोटल लेंथ आप बोल दें। तो टोटल डायमीटर किसके बराबर होता है, मेन स्केल रीडिंग, इसमें क्या ऐड करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। फिर उसके बाद जो है वो 0 एरर का एक कॉलम होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, यह ऑब्जर्वेशन टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, फ्रैक्शनल पार्ट, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, फिर उसके बाद टोटल डायमीटर जो कि मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होता है। 3 रीडिंग लेते हैं, तो 1, 2 एंड 3। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे और टोटल डायमीटर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, इसके लिए पहले हम अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को दोबारा उठा लेंगे, दिस इज कॉल्ड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपने अपने इसमें जो है स्फेरिकल बॉडी को फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया या नहीं, स्फेरिकल बॉडी फिक्स है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रीडिंग आ रही है, एक मेन स्केल की रीडिंग आ रही है और एक किसकी आ रही है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग, सही। एक मेन स्केल की रीडिंग आ रही है और एक सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ रही है। अब मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग आखिर किस तरीके से आ रही है, इस चीज़ को ज़रा हम यहाँ पे नोट करेंगे। इस तरीके से हमारा मेन स्केल चल रहा है। मेन स्केल में रीडिंग 0 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या होगा, इसमें 1 सेंटीमीटर होगा,
सही। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे ही है ना। मेन स्केल में जो ये वाली लाइन जो है, इस लाइन को हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? रेफरेंस लाइन। ये हमें एक रेफरेंस देता है, इसीलिए हम इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। अब कैसा रेफरेंस देगा इसको हम ज़रा भी देखेंगे। रेफरेंस लाइन, और इसी के साथ साथ ये वाला हमारा क्या हो गया? मेन स्केल। क्या हो गया बेटा? और इसी के साथ साथ हमारा एक सर्कुलर स्केल भी चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? सही है, क्या चल रहा है? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में जो यहाँ पर जो वो रीडिंग चल रही है, जैसे कि फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर है, ये स्टार्ट हो रहा है सर्कुलर स्केल हमारा 0 से, ठीक है ना, 0। उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, 6 7 8, फिर ये इस तरीके से घुमा हुआ रोटेट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आगे आ जाते हैं 6 5। उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है वो फर्स्ट कर लेते हैं 65। उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है वो फर्स्ट कर लेते हैं 80। यहाँ पे जो फर्स्ट कर लेते हैं वो आ रहा है 90। और यहाँ पे आगे चल के जो फर्स्ट कर लेते हैं वो क्या आ रहा है? 100। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो इसमें 100 हैं। ठीक है, जब ये आप अपने हाथ में लेकर के आप इसको घुमाइएगा, इसको रोटेशन चेक करिएगा, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, अप टू कहाँ तक जा रहा होता है? मैंने बताया कि 2 तरीके होते हैं, या तो इसमें नंबर ऑफ डिवीजन 50 होगा, या तो इसमें क्या होगा? 100। आपके लेबॉर्ट्री के अंदर, स्कूल के अंदर 100% चांस यही है कि आपके पास जो सर्कुलर स्केल होगा उसमें नंबर ऑफ डिवीजन 100 होंगे। सही। तो ये इस तरीके से होता है, सही है ना। तो सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे कि हम आखिर मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे। आप इसको रोटेशन प्रोड्यूस करवाएंगे सर्कुलर स्केल को, तो ये रीडिंग आगे बढ़ेगी। अगर ये सर्कुलर स्केल और आगे की तरफ जाएगा बेटा, तो ये वाली मेन स्केल की रीडिंग और आगे बढ़ेगी। बढ़ेगा या नहीं? तो जहाँ तक आपका स्फीयर फिक्स हो जाने के बाद, रैशेट को घुमाने के बाद, आपका जो सर्कुलर स्केल है, मेन स्केल की रीडिंग जहाँ तक भी शो करेगा वो आपकी मेन स्केल की रीडिंग कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे कितना हो गया बेटा? ये 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बाद हम देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है वो 1.1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये पहली लाइन तक नहीं पहुँच रहा है, उसके दरमियान में है ना। तो इसको हम क्या ले लेंगे? 1.5 सेंटीमीटर। क्या ले लेंगे? 1.05। क्या ले लेंगे? 1.5 का मतलब तो यहाँ आ जाएगा ना, ये 1.5। 2 का मतलब यहाँ, तो ये तो हमारे पास 1 मिलीमीटर है, वो 1 मिलीमीटर ही पूरा नहीं हो रहा। लेट सपोज अगर 1 सेंटीमीटर के बाद जो अगला वाला एक लाइन सेगमेंट है, जो डिवीजन है वो किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के बराबर है। अगर वो 1 मिलीमीटर तक आता तो हम इसको क्या बोल देते भाई? 1.1 सेंटीमीटर। क्या बोल देते? तो आफ्टर टाइंग द spherical body or sphere between the anvil and stud, the reading shows by the circular scale of main scale। जब हम स्फीयर को लगा देंगे और स्फीयर को लगाने के बाद हमारा जो सर्कुलर स्केल है वो जहाँ तक की रीडिंग दिखाएगा, किसकी? मेन स्केल की, वो रीडिंग क्या कहलाएगी? हमारी मेन स्केल की रीडिंग कहलाएगी। तो इस हिसाब से, ठीक है ना, ये वाली जो रीडिंग सारी छुपी भी होगी, चूँकि ऊपर मेन स्केल आया हुआ है, तो कहाँ तक रीडिंग नज़र आ रही है? 1 सेंटीमीटर तक आपको रीडिंग नज़र आ रही है। तो हम क्या ले लेंगे? इसकी जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है? 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं तो इसमें मेन स्केल की रीडिंग में फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी क्या रहेगा? 1 सेंटीमीटर रहेगा। सही, ये बात समझ में आ गई। अब किसकी बारी है? सर्कुलर स्केल रीडिंग, कि हम सर्कुलर स्केल रीडिंग आखिर कैसे लेंगे। सही, हम आखिर सर्कुलर स्केल रीडिंग को कैसे नोट करेंगे।
तो हम क्या देखते हैं, जब हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेते हैं तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेते हुए हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये जो हमारा रेफरेंस लाइन है बेटा, ये रेफरेंस लाइन सबको नजर आ रही है, जब सर्कुलर स्केल उसके ऊपर रोटेट कर रहा होगा तो ये वाली जो रेफरेंस लाइन है वो किसी ना किसी नंबर ऑफ डिवीजन से टकरा रही होगी, है ना। चाहे वो 5 से टकरा रही हो, चाहे वो 6 से टकरा रही हो, चाहे वो 8 से टकरा रही हो, चाहे वो 20 से टकरा रही हो, चाहे वो 25 से टकरा रही हो। आ रही बात समझ में? लेट सपोज अगर वो 25 से टकरा रही है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 25 डिवीजन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 25 ये है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है सपोज, ठीक है, और ये 25 है और नीचे क्या 26, ये 25 ये 26, ठीक है, और ये 25 के करीब है और 26 से दूर है, तो जिसके करीब होगा उसको हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो ये 25 से करीब है तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी 25, और अगर ये 26 से करीब होता हमारा रेफरेंस लाइन तो इसकी रीडिंग क्या हो जाती 26। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो इस तरीके से हमने क्या किया, 25 एक रीडिंग ले ली, फिर उसका हम फ्रैक्शनल पार्ट आसानी से निकाल लेंगे, टोटल डायमीटर हम आसानी से निकाल लेंगे। फिर दूसरी बात, दूसरी रीडिंग, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम अपने सिलेंड्रिकल बॉडी को जब हम वर्नियर कैलिपर कर रहे थे तो उसको मैंने निकाल करके दोबारा लगाया था, इसी तरीके से स्फीयर को भी हम निकाल के दोबारा लगाएंगे। तो ये रीडिंग तो चेंज नहीं होगी, लेकिन हो सकता है अब 25 डिवीजन ना आए, अब हो सकता है यहाँ पे जो है वो 35 डिवीजन आ रहा हो, और तीसरी मर्तबा हो सकता है यहाँ पे 15 डिवीजन आ रहा हो। आ रही बात समझ में? तो ये हम डिवीजन या सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है वो इस तरीके से लेते हैं। बात क्लियर हो गई है? अब आगे, अब ये मिटा दो बेटा ये लाइन। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो किसके बराबर है, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग वो क्या है बेटा, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, है ना। अब लीस्ट काउंट किस तरीके से निकालेंगे हम जरा पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। सही है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। बहुत ही गौर से देखना है। कैसे देखना है, हर बच्चा इधर देखते हुए नज़र आए, कोई भी आगे पीछे देखते हुए नज़र आया तो मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। लीस्ट काउंट, लीस्ट के माने कम से, काउंट के माने तो वो छोटी से छोटी वैल्यू किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जिसको हम काउंट कर सकें वो उसका क्या कहलाता है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसके अंदर, अपनी डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, इसकी अपनी डेफिनेशन अपने नाम के तौर पे सामने लिखी हुई है। बेटा गेट बंद करके आओ, सही है। लीस्ट के माने कम से कम, काउंट के माने क्या, गिनने के काबिल। तो अब चूंकि हम लीस्ट काउंट मालूम कर चुके हैं, हमारे पास जो लीस्ट काउंट आया वो कितना है 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट जब निकालेंगे तो सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय क्या है, लीस्ट काउंट। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है हमारे पास 25, और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाना है तो वो कितना है 0. सेंटीमीटर में लेते तो 0.001 आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.025 सेंटीमीटर। सही है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाइएगा तो ये कितना होगा 35 मल्टीप्लाई बाई 0.001, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.035 सेंटी। जब आप इस पर काम करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 0.001, इसका आंसर कितना आएगा 0.015 सेंटी। ये सारे फ्रैक्शनल पार्ट आ गए। अब इसके बाद टोटल डायमीटर,
टोटल डायमीटर कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग में क्या ऐड करवाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1 और प्लस 1 प्लस 0.025, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.035, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.015। इसको जब आप ऐड करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1.025, इसका आंसर आएगा 1.035, इसका आंसर आएगा 1.015 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटी। ऐड करवा के देख लें ये आ रहा है नहीं आ रहा है कैलकुलेटर से। थोड़ा आप लोग भी मेहनत कर लें। अब इस तीनों को ऐड करें 1.025 प्लस 1.035 प्लस 1.015, इस तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दें तो उससे क्या रहेगा हमारे पास, मीन डायमीटर। क्या रहेगा, ये अलग अलग रीडिंग है ना, हमें तो फॉर्मूले में एक रेडियस पुट करना है तो हम पहले एक डायमीटर निकालेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे ताकि रेडियस आ जाए। तो इस तीनों को हम ऐड करके क्या करेंगे 3 से, क्या आंसर आया, आंसर आया हमारे पास 1.025 सेंटी। बात समझ में आ गई है, ये क्या आ गया मीन डायमीटर। अब मीन डायमीटर से क्या निकाल लेंगे हम, रेडियस। जीरो एरर के कॉलम को हम अभी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि मीन ये मिटा दूं बेटा, तो मीन डायमीटर जो है आ चुका हमारे पास, हम रेडियस निकाल लेंगे। नो रेडियस, तो R इजिकल टू क्या होता है, D बाई, तो D कितना हमारे पास, डिवाइड बाई क्या करेंगे, क्या आंसर आया बेटा, तुम लोग का कैलकुलेटर वगैरह नहीं है, मुर्गा बना दूंगा बेटा, लाइन से बता दे रहा हूँ। हाँ 0.512 सेंटी, रेडियस आ गया। वर्किंग फार्मूला क्या था हमारा वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू ये 4/3 वैसे ही रहा, पाई की जगह क्या आएगा 3.142, आर के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, आर के ऊपर क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 0.5125, इसके ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब। इसको डिवाइड करिए, इसका क्यूब करिए, से मल्टीप्लाई करिए, पूरे को सॉल्व करके वॉल्यूम बताइए वॉल्यूम कितना आ रहा है। गलत आ रहा है, 12 करिए। इसका क्यूब निकालिए, जो भी क्यूब है इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो जो भी आंसर है पूरे को 3 से डिवाइड कर दीजिए। कैलकुलेटर कहाँ है बेटा, भूल गए हो, बुढ़ापा आ गया है मैट्रिक क्लास में।
0.5639 क्या आ रहा है? 0 सेंटीमीटर क्यूब। आइए बस एन में, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इस तरीके से हमने क्या किया, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से हमने किसी भी स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम मालूम कर लिया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा सही से? हाँ, किसी को मसला नहीं है? कॉपी कर लें ये सब।